जय हिंद एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हमारा तीसरा लेक्चर है जियोमॉर्फोलॉजी का और आज के लेक्चर में हम रॉक्स को देखेंगे। ठीक है, तो काफ़ी छोटा सा लेक्चर होगा लेकिन इसमें जो भी रॉक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है मैं आपको कवर करा दूंगा मेंस पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे आपको डिटेलिंग पे फोकस नहीं करना है बल्कि आपको ये सीख के जाना है कि अगर रॉक्स पे सवाल आता है तो हमें कैसे अप्रोच करना है, हमें कैसे पिलर्स बनाने हैं और कैसे आंसर को फ्रेम करना है। राइट, तो एक बार ऑलरेडी आपके यूपीएससी ने रॉक्स पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रखा है और बाकी इनडायरेक्ट वे में तो बहुत बार पूछते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली आपका एक बार पूछ रखा है प्राइमरी रॉक्स पे। तो आज हम देखेंगे कि अगर क्वेश्चन मान के चलो अभी प्राइमरी रॉक पे पूछा है, कल को सेकेंडरी रॉक पे आता है तो हम उसको कैसे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि क्योंकि ये फ्री ऑफ कोर्स है, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि ये जो कोर्स है ये हर उन बच्चों तक पहुँचे जिसको ये सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि ये बना तो हम सबको ही ध्यान में रख के रहे हैं, लेकिन क्योंकि बहुत बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, राइट, तो वो किसी ना किसी कोचिंग से कोर्स लेके चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, दूर दराज के इलाके में रहते हैं, तो उन तक ये वीडियो पहुंच पाए, ये हमारा प्रयास है। ठीक है, और जो उनकी मेंस की प्रिपरेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में हो। और ये मेंस से रिलेटेड ये हमारा पहला इनिशिएटिव है जिसमें हमने ज्योग्राफी को पिक किया है। लेकिन अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता है और आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो हम ऐसे ही सारे जो सेक्शन हैं डिफरेंट जीएस पेपर के वो सब हम इसी मैनर में कवर कराएंगे। तो आप लोग फीडबैक ज़रूर दिया करो कमेंट में सेक्शन में। ठीक है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन रहता है, तो जैसा भी लगता है आपको, अच्छा बुरा जो भी है, आप एक बार फीडबैक दो, कमेंट दो। ठीक है, ताकि अगर कुछ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होगी, अगर कुछ इंप्रूवमेंट का स्कोप होगा तो वी विल ट्राई टू डू इट। तो हम क्यों बोल रहे हैं कि आप शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, क्योंकि आप भी बचपन में सीखे होगे शेयरिंग इज़ केयरिंग। ठीक है, तो आप शेयर करोगे तो हमारी भी रीच बढ़ेगी लोगों तक और आपका ही बेनिफिट होगा और हर उस एस्पिरेंट को बेनिफिट होगा जो कि ये कोर्सेज मेंस के कोर्सेज खासकर अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो इतना क्वालिटी कंटेंट वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको मिल रहा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको स्प्रेड करो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज लेक्चर। तो आज देखो हम रॉक देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब तक हमने कौन कौन से क्वेश्चन कवर कर लिए। और हाँ, जो ये पहली बार वीडियो से जुड़ रहा है तो आप जाके ऑलरेडी मैंने जियोमॉर्फोलॉजी पे 2 लेक्चर अपलोड कर रखे हैं। बाकी क्लाइमेटोलॉजी का आपका पैरेलली चल रहा है। ठीक है, रोहन सर द्वारा वो कवर कराया जा रहा है, तो आप उसको भी कवर कर लेना। तो जियोमॉर्फोलॉजी का सेक्शन मेरे द्वारा लिया जा रहा है, बाकी आगे ह्यूमन ज्योग्राफी के ही सेक्शंस मेरे द्वारा ही लिया जाएगा। तो यहाँ पे अभी जियोमॉर्फोलॉजी में हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर कवर कर लिया है, जहाँ पे हमने इंटीरियर ऑफ अर्थ, उसके बाद फिर माउंटेन बिल्डिंग, वॉल्केनिज्म, अर्थक्वेक, ठीक है, ये सारा जो कॉन्सेप्ट्स है वो कवर कर लिया है। तो हमने और उसके बाद आंसर राइटिंग भी किया है। जो जो हम टॉपिक कवर करते जा रहे हैं उस पर हम रिलेटेड आंसर राइटिंग भी करते जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको अप्रोचेस भी बता रहा हूँ। तो ऑलरेडी हमने कौन कौन से क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। आपका वो था, एक 6 नंबर क्वेश्चन आपको दिया था मैंने होमवर्क में और एक 9 नंबर क्वेश्चन दिया था। ठीक है, बाकी यहाँ पे हमने कौन कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर रखा है, तो वो है हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए ऑलरेडी क्लास में, मैंने बकायदा लिख के दिखाया आपको। ठीक है, बाकी 6th और 9th मैंने आपको होमवर्क दिया था। 10th और 2nd और 1st ये तीनों आपके लैंडफॉर्म से रिलेटेड है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में जब लैंडफॉर्म को डिटेल में कवर करेंगे उसके बाद हम ये तीनों क्वेश्चन को पिक कर लेंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड मैं आपको आंसर राइटिंग करना सिखा दूंगा। और एक क्वेश्चन है 11th, तो ये आज की क्लास में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रीवियस ईयर है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक एंड टाइप्स ऑफ प्राइमरी रॉक। तो सिर्फ आपको ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन आया हुआ है तो यही करके जाना है, बल्कि आपको साथ के साथ सेकेंडरी रॉक भी देख लेना है और साथ के साथ मेटामॉर्फिक भी देख लेना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं फिर। तो आइसोस्टेसी वगैरह हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था, आज हमें रॉक से शुरू करना है। तो सबसे पहले आप देखते हो इग्नियस रॉक, राइट। अब देखो पहले तो आपको अगर रॉक से कोई क्वेश्चन आता है तो सेम डेफिनेशन, आप अगर प्राइमरी रॉक आ रहा है, सेकेंडरी रॉक आ रहा है या फिर टर्शरी रॉक आ रहा है, मतलब मेटामॉर्फिक रॉक आ रहा है, तो वहाँ पे आप सेम डेफिनेशन मतलब लिख सकते हो, राइट। तो इंट्रो आप शुरुआत ऐसे कर सकते हो। तो रॉक को एकदम सिंपली कैसे डिफाइन करो, अगर आप डिफाइन करना चाहो तो सोचो, अगर मान के चलो आपने कहीं बुक नहीं पढ़ा, कहीं टेक्निकल डेफिनेशन नहीं पढ़ा है, तो अगर एक लेमैन टर्म में भी आप लिख के आ जाते हो ना, तो एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि हाँ इस बंदे को ज्योग्राफी की नॉलेज है। तो रॉक को सिंपली कैसे डिफाइन करेंगे हम, रॉक इज नेचुरली अकरिंग, आपको पता ही है नेचुरली मिलता है, नेचुरली अकरिंग मिनरल मास, मिनरल mass that makes up the earth crust, makes up the earth crust, earth's crust। ठीक है, तो डेफिनेशन रट लेना, याद कर लेना। ठीक है, और रटने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सी बात है। कोई चीज़ नेचुरल अकर हो रही है
है ना, और आपकी मिनरल मास फॉर्म कर रही है, क्योंकि आपका रॉक किससे बनता है, डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स का एक्यूमुलेशन होता है, राइट, दैट मेक्स अप द अर्थ सॉलिड क्रस्ट। सो यहाँ पे सॉलिड भी इंक्लूड कर लेना, नेचुरल अकरिंग सॉलिड मिनरल मास। अच्छा, रॉक्स आपका हार्ड भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के भी हो सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट रॉक का डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होता है, और बहुत सारे टाइप्स के रॉक होते हैं, लेकिन जो मेजर कैटेगराइजेशन हम करते हैं वो आपका इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक में करते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है आपका इग्नियस रॉक, तो नाम से पता लग रहा है इग्नियस, ठीक है, मतलब कोई चीज़ हाई टेम्परेचर से फॉर्म हुई है, ठीक है, तो इट इज़ फॉर्म्ड आउट ऑफ मैग्मा एंड लावा एंड आर नोन एज प्राइमरी रॉक। तो क्वेश्चन में पूछा था, जो आपकी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा था, प्राइमरी रॉक, तो प्राइमरी रॉक किसको कहते हैं, हम इग्नियस रॉक को ही प्राइमरी रॉक कहते हैं। अगर किसी को यही नहीं पता होगा कि प्राइमरी रॉक इग्नियस रॉक को कहते हैं, तो डायरेक्ट रॉक लिख के आ जाता है और रॉक के टाइप्स लिख के आ जाता है, और फिर उसको मार्क्स मिल जाता है 0, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इग्नियस रॉक को ही हम प्राइमरी रॉक बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे इनिशियल रॉक होते हैं, और ये डायरेक्ट आपके अर्थ के मेंटल या कोर से ओरिजिनेट होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब वोल्केनो आपके क्रस्ट पे आता है और जब वो सॉलिडिफाई होता है, तो वही तो फॉर्म लेता है ना इग्नियस रॉक का, राइट। सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी रॉक। अब यहाँ पे आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक रटने की जरूरत नहीं है, आप लॉजिक लगाओ कि कोई चीज़ जब बहुत बहुत हाई टेम्परेचर पे बनी होगी, राइट, तो उसमें फॉसिल कंटेंट मिलेगा क्या? ऑब्वियस ही बात है, नहीं मिलेगा। तो इग्नियस रॉक में जनरली आपको फॉसिल देखने को नहीं मिलता है। सो पहला कैरेक्टरिस्टिक ये हो गया, दे आर नॉट फॉसिलिफेरस। दूसरा चीज, इग्नियस रॉक आपका क्या है कि वोल्केनो के कूलिंग डाउन से फॉर्म हुआ है, राइट। तो अब इसमें दो टाइप के फॉर्म होंगे, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव, जो कि ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये दिमाग लगाना है कि अगर मान के चलो जब आपका लावा या फिर जो मैग्मा है वो कूल डाउन हो रहा है और तब रॉक फॉर्म हो रहा है, तो उसमें लेयर कहाँ से आया? लेयर तो नहीं आ रहा है ना, तो इसमें आपको लेयर भी देखने को नहीं मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट, तो याद रखना। सो आप यूज कर सकते हो, दे आर बेसिकली अनस्ट्रैटिफाइड which means no layer, no layers present। तो बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये जनरल है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई भी इग्नियस रॉक नहीं होगा जिसमें लेयर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, होंगे कुछ एक्सेप्शंस होंगे, लेकिन जो हम जनरल ट्रेंड है वो देखते हैं, ठीक है। तो दे आर बेसिकली जनरल कैरेक्टरिस्टिक। और आपके एग्जाम में क्या पूछा था? जनरल कैरेक्टरिस्टिक, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक एंड टाइप्स ऑफ प्राइमरी रॉक, ठीक है। तो दो कैरेक्टरिस्टिक हमें मिल गया, एक तो इसमें फॉसिल नहीं होगा, मतलब ये इनऑर्गेनिक मिनरल होंगे आपके, इसमें इनऑर्गेनिक मिनरल, ठीक है। फिर आपका अनस्ट्रैटिफाइड होगा जिसमें लेयर नहीं होगा, नो लेयर्स प्रेजेंट, और इसका रीजन ही मैंने बता दिया, क्योंकि दे फॉर्म अंडर द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए इसमें फॉसिल मतलब ऑर्गेनिक कंटेंट नहीं मिलेंगे आपको। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं? ग्रेनाइट, गैब्रो, बसाल्ट और पेगमेटाइट। ग्रेनाइट आपका एसिडिक, बसाल्ट आपका बेसिक, ठीक है। तो ये सब हम ऑलरेडी पीछे देख के आ रहे हैं। उसके बाद इसको हम क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन प्लेस एंड टाइम टेकन इन कूलिंग ऑफ मोल्टेन मैटर। इग्नियस रॉक कैन बी डिवाइडेड इनटू, तो इसको डिवाइड करते हैं इस बेसिस पे कि उसको कितना टाइम लगा है, राइट, और उसका प्लेस क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल आपके दो टाइप के होंगे, जो अंदर फॉर्म होंगे, जो आपका वोल्केनो कोन होता है, ठीक है, जो आपका वेंट होता है, अगर ये अंदर फॉर्म हो रहा है रॉक, तो इसको हम बोलेंगे इंट्रूसिव। और यही अगर लावा, यही मैग्मा बाहर निकल गया तो ये लावा फॉर्म हो गया, ठीक है। तो जो बाहर रॉक इस फॉर्म होगा आफ्टर कूलिंग डाउन दी लावा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सट्रूसिव। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप इजीली समझ सकते हो, ठीक है। मैं इतना बेसिक से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत बच्चे ऐसा कमेंट में ही करके बता रहे थे कि सर आप बेसिक से समझाओ ताकि हमें भी इजीली रिलेट कर पाए, ताकि जो 2026 का मेंस दे रहा है उसके लिए काम आसान हो जाए, ठीक है। तो प्लूटोनिक रॉक और इंट्रूसिव रॉक आपका एक टाइप का जो अंदर फॉर्म हो रहे हैं, मतलब जो वोल्केनो के अंदर फॉर्म हो रहे हैं, और एक्सट्रूसिव रॉक जो आपके वोल्केनो के बाहर फॉर्म हो रहे हैं, राइट। अब देखो इसमें मैंने ये बताया था कि जो इंट्रूसिव रॉक होते हैं वो जनरली आपके एसिडिक इन नेचर होते हैं, तो ये क्योंकि टाइम लगाते फॉर्म होने में, ठीक है, कूल डाउन स्लोली, इसलिए जो इनका साइज होता है ना वो काफ़ी बड़ा होता है। तो कोई चीज़ अगर टाइम लगाएगी तो वो क्या होगा? बड़ा होगा। ये सब लॉजिक से याद करना, आपको रटना नहीं है। और कोई चीज़ एकदम से बनेगी तो ये क्या होंगे? स्मॉल इन साइज, स्मॉलर इन साइज, राइट। और ये जनरली क्या होते हैं? बेसिक होते हैं, जो आपके एक्सट्रूसिव वाले होते हैं, राइट। और जो आपके इंट्रूसिव वाले होते हैं वो आपके एसिडिक होते हैं। तो इनका एग्जाम्पल क्या होता है? प्लूटोनिक या फिर ग्रेनाइट। और जो बेसिक होते हैं उनका एग्जाम्पल बसाल्ट। तो ये तो आपको एकदम बोलते हैं ना, आपके मसल मेमोरी में फिट हो जाना चाहिए ये सारी कॉन्सेप्ट्स।
और उसके बाद जो बीच में फॉर्म होता है, मान के चलो जो बाहर भी नहीं अंदर भी नहीं बीच में फॉर्म होगा, उसका एग्जाम्पल आपका हाइपोबेसल, राइट। तो ये सब आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ के आए हो, इसमें कुछ नया नहीं है। तो यहाँ पे देख लो जल्दी जल्दी कैरेक्टरिस्टिक। स्लो कूलिंग अलाउज बिग साइज क्रिस्टल लेस डेंस एंड आर लाइटर इन कलर देन बेसिक रॉक्स एंड मैग्मा सॉलिडिफाइज। यहाँ पे रैपिड कूलिंग प्रिवेंट्स क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि बहुत जल्दी कूलिंग होती है, राइट, तो आपका क्रिस्टलाइजेशन ज़्यादा नहीं हो पाता है। एज अ रिजल्ट सच रॉक्स आर फाइन ग्रेन, मतलब बहुत छोटे छोटे पीसेस में मिलते हैं, बिकॉज दे आर एक्सट्रूसिव। फिर उसके बाद इनका कलर जो होता है वो डार्क होता है एंड दे आर डेंसर देन आपके इंट्रूसिव रॉक, राइट। और लावा सॉलिडिफाई होता है। तो जब मैग्मा ही आपका जब सरफेस पे आता है तो उसी को हम लावा बोलते हैं, ठीक है। तो बस नाम चेंज है, चीज़ एक ही है। अब आओ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस पे। तो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या होगा किसी भी रॉक का? तो ये सारे जो पॉइंट्स है ना, आप सारे रॉक्स में लिख सकते हो। तो एक तो सबसे पहले मिनरल रिच होते हैं रॉक आपके, राइट। तो अगर हम इग्नियस की बात करें ना, तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ आपको मेटालिक मिनरल्स मिलेंगे, और मेटालिक मिनरल्स दे आर बेसिकली बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो जो भी आपके आयरन ओर होते हैं, निकल ओर होते हैं, कॉपर ओर, लेड ओर, जिंक ओर, ये सारे आपके इग्नियस रॉक में मिल जाते हैं। तो अब आपको आइडिया लग रहा होगा, क्योंकि आपका जो इग्नियस रॉक है वो अंदर से आ रहा है, ठीक है, कोर और मेंटल के बाउंड्री के पास से आ रहा है लगभग आपके, तो इसीलिए कोर में आपको क्या मिल रहा था, निफे मिल रहा था, ठीक है। मेंटल में क्या मिलता है आपको, सीमा मिलता है। तो आपको ये सब देखने को मिल जाते हैं, जो भी मैंगनीज हो गया, आयरन हो गया, निकल हो गया, राइट, ये सब आपको जनरली मेटल्स देखने को मिल जाते हैं इग्नियस रॉक में। सो दैट्स वाई इट इज इकोनॉमिकली वेरी फिजिबल, और इंडस्ट्री के लिए ये एक बैकबोन है, ठीक है, इग्नियस रॉक। दूसरा जो इसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस आप बताओ, कि जो आपके माइनिंग इंडस्ट्रीज है उनके लिए भी ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है, राइट, क्योंकि इग्नियस रॉक में कई सारे और मेटालिक और पाए जाते हैं, राइट। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दे आर यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल एज दे कम इन ब्यूटीफुल शेड्स, ठीक है। तो डिफरेंट शेड्स में आते हैं, डिफरेंट कलर्स में आते हैं, दैट्स वाई दे आर यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल्स टू। उसके बाद आता है आपका सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। तो मैं आपको एकदम बेसिक्स बता रहा हूँ। और सेडिमेंट्री रॉक में अब क्या होगा, तो देखो अब यहाँ पे आपकी कैरेक्टरिस्टिक में क्या था, दे आर नॉट फॉसिलिफेरस अनस्ट्रैटिफाइड। अब इसमें दोनों ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब जो आपको सेडिमेंट्री रॉक मिलेंगे ये आपके फॉसिलिफेरस होंगे, ठीक है, मतलब इनमें ऑर्गेनिक कंटेंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनकी फॉर्मेशन ही हो रही है लेयर बाय लेयर। तो कैसे हो रही है, तो जब आपका इग्नियस रॉक इरोड होता है, राइट, और उसके बाद किसी एजेंट ऑफ इरोजन के द्वारा ये ट्रांसपोर्ट करके कहीं पे डिपॉजिट किया जाता है, तो लेयर में डिपॉजिट्स होता है, राइट। और उसके बाद यही जो लेयर में डिपॉजिट होता है और यही ओवर द टाइम जब कूल डाउन होता है तो ये रॉक का फॉर्म लेता है, उसी को हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन ही लेयर बाय लेयर होता है, तो इसीलिए दे आर स्ट्रैटिफाइड। और फॉलिक स्ट्रक्चर, राइट। तो ये सब 2-3 ज्योग्राफिकल टर्म डाल देते हो ना आंसर में, तो एग्जामिनर खुश हो जाता है। आगे, दीज रॉक कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स और स्ट्रैटा, जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको, राइट, तो ये हाईलाइट कर लेना। उसके बाद दीज रॉक्स हैव फॉसिल्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, दीज रॉक आर जनरली पोरस एंड अलाउ वाटर टू परकुलेट थ्रू देम, राइट। तो ये देखो यहाँ पे ये पोरस हैं सेडिमेंट्री रॉक, लेकिन जो आपके इग्नियस रॉक हैं ये जनरली आपके पोरस नहीं होते हैं, राइट, तो ये भी ध्यान रख लेना। उसके बाद कंटेन पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड प्लेसर डिपॉजिट। तो आपको पता ही है कि जो भी आपके नेचुरल गैस फॉसिल फ्यूल्स, मतलब जो भी आपके फॉसिल फ्यूल्स है उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, जब आपके जो ऑर्गेनिक मैटर डिके होता है, राइट, ओवर द टाइम वही आपके फॉसिल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, प्लेसर डिपॉजिट, राइट। दैट्स वाई दे कंटेन ऑर्गेनिक मिनरल्स, राइट। तो जिसमें आपके पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और प्लेसर डिपॉजिट ये सब आ जाते हैं। तो प्लेसर डिपॉजिट वो होता है जैसे जो रिवर होती है, ठीक है, तो वो अपने साथ कई सारी मिनरल्स कैरी करती हैं, और उसके बाद जहाँ पे ये डेल्टा फॉर्म करती हैं वहाँ पे ये क्या करती हैं, वो सारे मिनरल्स को डिपॉजिट कर देते हैं, तो उन्हीं को हम बोलते हैं प्लेसर डिपॉजिट। तो आपको कॉन्गो बेसिन में देखने को मिल जाता है, ठीक है, आपको अमेजोन बेसिन पे देखने को मिल जाता है। तो कोई भी आपके रिवर बेसिन के मैच्योर स्टेज में आपको प्लेसर डिपॉजिट देखने को मिल जाता है, राइट। तो ये सब टर्म से आप फैमिलियर रहना और मेंस में यूज भी करना। फिर दे फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डेनुडेशन, वेदरिंग एंड इरोजन। मैंने बताया जब आपका इग्नियस रॉक का या फिर मेटामॉर्फिक रॉक का जब डेनुडेशन या वेदरिंग होता है तो वो फिर डिपॉजिट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे और लेयर में फॉर्मेशन होता है। सो दिस डिपॉजिट्स थ्रू कॉम्पैक्शन टर्न इनटू रॉक्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लिथिफिकेशन। तो लिथिफिकेशन जो आपका प्रोसेस है वो बेसिकली क्या है, कंपैक्शन का प्रोसेस, राइट। जब डिपॉजिट आपके कॉम्पैक्ट होते हैं और रॉक का शेप लेते हैं उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं लिथिफिकेशन। देन ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सेडिमेंट्री रॉक्स कवर 75% ऑफ द अर्थ क्रस्ट बट वॉल्यूमेट्रिकली ऑक्यूपाई ओनली 5%। तो एग्जाम्पल क्या आपका सैंडस्टोन, शेल एक्सेट्रा। उसके बाद कुछ यहाँ पे और एग्जाम्पल दे रखे हैं,
अब देखो जैसे आपने इग्नियस में डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक पढ़े थे, डिफरेंट टाइप ऑफ आपके इग्नियस रॉक थे, इंट्रूसिव और एक्सक्लूसिव, जो कि आपके सवाल में ही पूछ रखा है पीवाईक्यू में। वैसे सेडिमेंट्री में भी आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं, याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि कभी भी पूछ सकते हैं। अगर प्राइमरी पूछ लिया तो अब बहुत चांसेस है कि सेकेंडरी पूछ लेंगे। सो मैकेनिकली फॉर्म्ड होते हैं एक, दूसरे ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड और तीसरे केमिकली फॉर्म्ड। मैकेनिकली फॉर्म में नाम से पता लग रहा होगा कि कोई कॉम्पोजिशन में चेंजेस नहीं होता है, जनरली ये मिक्सिंग होता है ना। तो सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, लाइमस्टोन, शेल और लॉयस, ये सारे क्या हैं आपके मैकेनिकली फॉर्म्ड है। ऑर्गेनिकली फॉर्म मतलब जो भी आपके ऑर्गेनिक मैटर से फॉर्म हुए हैं, राइट। सो तो एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स आर गिजराइट, चॉक, लाइमस्टोन और कोल। अब देखो आपको ये तीनों जगह ना आपको लाइमस्टोन कॉमन देखने को मिलेगा, लाइमस्टोन लाइमस्टोन लाइमस्टोन। तो ये तो आपको याद ही कर लेना है ना, कहीं भी आप अगर डाल दो तो वो सही होगा। उसके बाद केमिकली फॉर्म में जनरली कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो मान के चलो एक मिनरल दूसरे मिनरल से मिल रहा है तो एक तीसरा नया मिनरल निकल के आ रहा है, ठीक है। तो मतलब जो पहले दो मिनरल थे उनकी कहीं ना कहीं आइडेंटिटी लूज हो गई। सो केमिकली फॉर्म में एग्जाम्पल जस्ट, हेलाइट, लाइमस्टोन और पोटैश, राइट। तो ये चीज़ आप याद कर लेना, सबके दो एग्जाम्पल याद कर लेना, मोर देन एनफ रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो अगर एग्जाम में पूछ लेते हैं तो बेसिक डेफिनेशन दे देना, इनका 2 एग्जाम्पल दे देना, जनरल डेफिनेशन दे देना, एग्जाम्पल दे देना, जनरल डेफिनेशन दे देना, एग्जाम्पल दे देना, ठीक है। फिर देखो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस में, सो दे आर नॉट एज रिच इन मिनरल्स ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू एज इग्नियस रॉक्स, बट इंपॉर्टेंट मिनरल्स सच एज हेमेटाइट, आयरन ओर, फॉस्फेट, बिल्डिंग स्टोन्स, कोल्स, पेट्रोलियम एंड मटेरियल यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री आर फाउंड। तो मतलब इग्नियस रॉक के जितना तो ये मतलब इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि इग्नियस रॉक नो डाउट मिनरल रिच है, काफ़ी ज़्यादा मिनरल रिच है, उसमें काफ़ी सारे आपको मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पे भी तो आपको मिल रहे हैं ना, नेचुरल गैस मिल रहा है, फॉसिल्स मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में काफ़ी यूजफुल रहता है, राइट। सो पेट्रोलियम अकर्स इन सुटेबल स्ट्रक्चर ओनली, द डिके ऑफ टाइनी मेराइन ऑर्गेनिज्म यील्ड्स पेट्रोलियम। उसके बाद इंपॉर्टेंट मिनरल्स लाइक बॉक्साइट, मैंगनीज, टिन आर डिराइव्ड फ्रॉम अदर रॉक्स बट आर फाउंड इन ग्रेवल्स एंड सैंड्स कैरिड बाई वाटर। तो जो बॉक्साइट, मैंगनीज और टिन है ये अदर रॉक से डिराइव होते हैं, लेकिन ये मिलते कहाँ हैं आपको, ग्रेवल और सैंड में। तो यहाँ पे कैसे आए, वाटर के थ्रू, ठीक है। तो जब आपका वाटर फ्लो करता है किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से तो अपने साथ काफ़ी सारा इरोड करके मटेरियल ले जाता है, ठीक है। और मैंने बताया अपने मैच्योर स्टेज में जाके वो डिपॉजिट कर देता है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे। एंड देन सेडिमेंट्री रॉक्स ऑल्सो यील्ड सम ऑफ द रिचेस्ट सॉइल्स, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आ जाओ मेटामॉर्फिक रॉक। अच्छा यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको मिस कर दिया कि आपको लोकेशन भी ध्यान रखना है, राइट। तो एग्जाम में जब ज्योग्राफी के क्वेश्चन, ज्योग्राफी में जब भी आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी या फिर सैलिएंट फीचर की बात कर रहा ना, तो मैप हमेशा ड्रॉ करना है। तो जैसे आपका जब प्राइमरी रॉक का क्वेश्चन पूछा था, तो मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा लिख के, तो वहाँ पे आपको ये बताना है कि कहाँ कहाँ ये मिलते हैं। तो आप यहाँ पे आइडिया लगा सकते हो कि इग्नियस रॉक आपका क्योंकि मैग्मा और वोल्केनो से फॉर्म हुआ था, तो आपके मैग्मा और वोल्केनिक ओरिजिन वाले रॉक्स कहाँ मिल सकते हैं। तो आप याद करो ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल आपको कहाँ मिलता है, जनरली डेक्कन प्लेट्यू में। तो डेक्कन प्लेट्यू वाले रीजन में आपको इग्नियस रॉक्स भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो अल्टीमेटली जो ब्लैक सॉइल है, राइट, वो आपका फॉर्म तो इग्नियस रॉक के ही इरोजन से हुआ है, राइट। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हो। तो कर्नाटका, तमिलनाडु, ठीक है, मध्य प्रदेश में ही कुछ हिस्सों में मिलता है, इवन ओडिशा, झारखंड में ही आपको इग्नियस रॉक देखने को मिलते हैं, राइट। तो ऐसे जब भी आए तो एक डायग्राम बना के इंडिया का मैप बना के और वहाँ पे शो कर देना, या फिर वर्ल्ड का मैप बना के जहाँ जहाँ आपको लगता है कि जहाँ जहाँ वॉल्केनिक ओरिजिन है। वॉल्केनिक ओरिजिन कहाँ कहाँ पे होते हैं, जनरली आपके मार्जिन पे होते हैं, ठीक है। तो ये हम लास्ट लेक्चर में देख के आए थे, तो वहाँ पे आप मैप कर देना और उस जगह को मार्क करके लिख देना। तो इससे क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। और दूसरा चीज़ ये होगा कि आपको कम लिखना पड़ेगा, राइट। तो अगर ज्योग्राफी में डायग्राम नहीं बनाओगे तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता लिखने के लिए। हाँ, ह्यूमन ज्योग्राफी आप करोगे तो वहाँ पे आपके पास कंटेंट की कमी नहीं होती है। अगर वहाँ पे आप रिलेट करना सीख गए तो आप पूरा मतलब बोलते हैं ना 2 पेज भी आपको कम लगेगा। वहाँ पे जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो होता है कि ज़्यादा कंटेंट को कम शब्दों में सीमित करना। लेकिन फिजिकल ज्योग्राफी में जो सबसे बड़ा कंसर्न रहता है, कंटेंट ज़्यादा नहीं रहता है। लेकिन हाँ, अगर आप डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हो, फ्लो चार्ट बना रहे हो, या फिर छोटे छोटे डेफिनेशन लिख के स्मार्टली अगर अप्रोच करो क्वेश्चन को, तो यू कैन ईजिली बी एबल टू मैनेज 150 वर्ड्स और 250 वर्ड्स, राइट। अब आओ वैसे सेडिमेंट्री रॉक्स का भी, तो ये आपको इंडिया के लगभग तो ये आपके पूरे इंडिया के अक्रॉस फैले हुए सेडिमेंट्री रॉक्स। तो कहीं भी कुछ रीजन्स को आप शो कर सकते हो मैप पे, लेकिन मैप जरूर बना देना, ठीक है, एग्जैक्ट आपको पता हो चाहे ना हो। अब आओ मेटामॉर्फिक रॉक पे, ये आपका जनरली इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक का ही इवॉल्व वर्जन है। मीन्स if igneous rock or sedimentary rocks are subjected to change in temperature or pressure, then they get converted into metamorphic rock।
समझ आया? मतलब इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक में अगर टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज आता है तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाते हैं, राइट? सो मे और मे नॉट हैव स्ट्रेटा एंड फॉसिल्स, तो इसमें चांसेस है भी नहीं भी है, क्योंकि इग्नियस से भी बन सकते हैं और सेडिमेंट्री से ही बन सकते हैं। तो अगर सेडिमेंट्री से बनेंगे तो चांसेस हैं कि रहेंगे, फॉसिल रहेंगे और स्ट्रेटा भी रहेगा, लेकिन इग्नियस से बनेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपके फॉसिल पाए जाएंगे और स्ट्रेटा पाया जाएगा, राइट? सो द वर्ड मेटामॉर्फिक मीन्स चेंज ऑफ फॉर्म, समझ आ रहा है? सो हमेशा आप एटिमोलॉजी से भी क्वेश्चन को समझ सकते हो, है ना? वर्ड को ब्रेक करो और वहाँ से आपको समझ आएगा। तो मेटामॉर्फिक मतलब क्या होता है? कोई भी अपना फॉर्म चेंज कर रहा है तो उसको हम मेटामॉर्फिक बोलते हैं, राइट? सो फॉर्म में चेंजेस कैसे हो रहा है? अंडर द एक्शन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये मैंने बता दिया। फिर मेटामॉर्फिज्म अकर्स व्हेन रॉक्स आर फोर्स्ड डाउन टू लोअर लेवल बाय टेक्टोनिक प्रोसेस और व्हेन द मोल्टेन मैग्मा राइजिंग थ्रू द क्रस्ट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द क्रिस्टल रॉक्स, ठीक है? तो ये सारे तरीके बताएं कि कैसे कैसे अकर हो सकता है मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस। तो सिंपल है ना? उसके बाद मेटामॉर्फिज्म इज अ प्रोसेस बाय विच ऑलरेडी कंसोलिडेटेड रॉक अंडरगो रीक्रिस्टलाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस, ठीक है? तो मेटामॉर्फिज्म में बेसिकली ये डिफाइन कर रहा है कि व्हाट इज मेटामॉर्फिज्म। सो मेटामॉर्फिज्म में जनरली अगर आपके चेंजेस हो रहे हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रॉक में, राइट, बाय रीक्रिस्टलाइजेशन या बाय रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल्स, तो उसको भी हम मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। तो जनरली आप बस इतना याद रखना कि चेंज इन फॉर्म। अब चेंज इन फॉर्म कैसे हो सकता है? किसी भी तरीके से हो सकता है ना? या तो वो रिक्रिस्टलाइज हो जाए या फिर वो रीअरेंज हो जाए, रीऑर्गेनाइज हो जाए ऑफ मटेरियल्स, राइट? तो ऐसे 10 तरीके होंगे जिससे मेटामॉर्फिज्म हो सकता है, राइट? तो आप इस तरीके से रिलेट करके लिख सकते हो अगर आता है इस पे क्वेश्चन तो। देन इन द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म इन सम रॉक ग्रेन्स और मिनरल्स गेट अरेंज इन लेयर और लाइन्स, सच एन अरेंजमेंट इज कॉल्ड फॉलिएशन और लिनिएशन। मैंने बताया था फॉलिक स्ट्रक्चर, राइट? तो अगर आपके मेटामॉर्फिक प्रोसेस में अगर आपके जो रॉक ग्रेन्स है और जो मिनरल्स है वो अरेंज हो जाते हैं एक लेयर या फिर लाइन में, तो उन्हीं को हम बोल रहे हैं फॉलिएशन और लिनिएशन, राइट? फिर सम टाइम मिनरल और मटेरियल्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स आर अरेंज्ड इन अल्टरनेटिंग थिन और थिक लेयर्स, सच अ स्ट्रक्चर कॉल्ड बैंडिंग। तो आप बैंड पढ़ते हो, राइट? तो इन केस अब देखो, जैसे अगर इस तरीके से आपके लेयर में अरेंज हो गए तो इनको हम बोल रहे हैं फॉलिएशन, राइट? और अगर इस तरीके से अरेंज हो रहे हैं, मान के चलो ये मटेरियल ए है, ठीक है, और ये आपके मटेरियल बी है, तो ए बी और सी, ठीक है, और यहाँ पे डाल दो 1 2 और 3। अगर इस टाइप से अरेंजमेंट हुई है अल्टरनेटिंग आपके लेयर ऑफ डिफरेंट विड्थ, तो उसको हम बोल रहे हैं बैंडिंग। तो एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल मैंने बताया कि अगर प्रेशर और टेम्परेचर में चेंज होगा तो आपके मेटामॉर्फिक बदल जाते हैं। जैसे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, ग्रेनाइट किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका? निस में, राइट? तो अभी नीचे हम देखेंगे और भी डिफरेंट वैसी स्लेट, शिस्ट, मार्बल, क्वार्टेजाइट एक्सेट्रा। ऑन द बेसिस ऑफ एजेंसी ऑफ मेटामॉर्फिज्म, मेटामॉर्फिक रॉक्स कैन बी ऑफ 2 टाइप। एक होते हैं थर्मल मेटामॉर्फिज्म जो कि टेम्परेचर चेंज से फॉर्म हो रहे हैं, राइट? और एक होते हैं आपके डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म जो कि चेंज ऑफ फॉर्म अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेशर हो रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल देख लो, ग्रेनाइट से क्या बन रहा है? निस बन रहा है अंडर द प्रेशर। फिर क्ले शेल आपके शिस्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, सैंडस्टोन आपके क्वार्टेजाइट में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्ले शेल आपके फाइलाइट में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्ले शेल आपके स्लेट में कन्वर्ट हो रहे हैं, फिर स्लेट को हीट कर रहे हैं तो फाइलाइट में कन्वर्ट हो रहे हैं, फिर लाइमस्टोन को अगर हम हीट कर रहे हैं तो ये मार्बल बन रहा है, राइट? तो ये तीनों हैं आपके थर्मल मेटामॉर्फिज्म और ये दोनों हैं आपके डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म। क्यों? क्योंकि इनमें चेंजेस आई प्रेशर की वजह से, इनमें चेंजेस आई हीट की वजह से। तो एग्जाम्पल याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ते ही हो, राइट? तो ये सब तो हम सब पढ़ते ही हैं और बाकी मैंने बताया भी आपको जब मैंने कवर कराया था आपको फिजिकल ज्योग्राफी। उसके बाद इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, वही ये 3 पॉइंट रट लेना, सब में चेप देना। यूज इन बिल्डिंग मटेरियल, यूज इन एनर्जी सोर्स, इंडस्ट्रियल यूसेजेस, राइट? तो एग्जाम्पल मार्बल, एंथ्रासाइट और ग्राफाइट। तो आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा मेटामॉर्फिक रॉक में भी। तो रॉक साइकिल आगे हम देखते हैं। तो देखो रॉक साइकिल क्या बताता है आपको कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इग्नियस से ही सेडिमेंट्री बनेगा या फिर सेडिमेंट्री से ही मेटामॉर्फिक बनेगा, राइट? इग्नियस से भी मेटामॉर्फिक बन सकता है, सेडिमेंट्री से भी मेटामॉर्फिक बन सकता है, राइट? उस मतलब कोई भी रॉक किसी भी रॉक का फॉर्म ले सकता है। तो यहाँ पे वही प्रोसेस दे रखा है कि इग्नियस आपका सेडिमेंट्री में कब कन्वर्ट होता है? जब आपका वेदरिंग और लिथिफिकेशन होता है, राइट? और कंपैक्शन और सीमेंटेशन। तो इसमें दे रखा है कि इग्नियस आपका सेडिमेंट्री में कब कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहले इग्नियस आपके सेडिमेंट्स में कन्वर्ट होते हैं बाय वेदरिंग एंड लिथिफिकेशन, फिर वही सेडिमेंट आपके सेडिमेंट्री रॉक में फॉर्म होते हैं बाय कंपैक्शन एंड सीमेंटेशन, ठीक है? उसका सेडिमेंट्री
में जब आपके व्हेन सेडिमेंट्री रॉक्स विल सब्जेक्ट टू हीट एंड प्रेशर, तो ये आपके कन्वर्ट हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक में। सेम चीज़ अगर इग्नियस रॉक आपके हीट और प्रेशर में हीट और प्रेशर के इन्फ्लुएंस में चेंज होंगे तो उसको आप मेटामॉर्फिक बोल देंगे। अच्छा, मेटामॉर्फिक मेल्ट करेगा तो मैग्मा बनेगा, और फिर मैग्मा कूल होगा तो आपका इग्नियस बन जाएगा। तो इस डायग्राम से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब रॉक साइकिल यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो पढ़ लो, क्योंकि एग्जाम में आपको थ्योरेटिकल लिख के आना होता है। सो रॉक साइकिल इज अ continuous process through which old rocks are transformed into new ones. Igneous rocks are primary rocks and other rocks are formed from these rocks. ठीक है, तो आप समझ आ रहा होगा कि इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो अदर रॉक्स होते हैं वो इग्नियस रॉक से ही बनते हैं, राइट। उसके बाद द फ्रैगमेंट्स डिराइव्ड आउट ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म इनटू सेडिमेंट्री रॉक्स। तो जब इग्नियस रॉक का ही इरोजन होता है या फिर मेटामॉर्फिक रॉक का, तो वो फिर सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स होता है और उससे फिर आपका फाइनली सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होता है, राइट। तो ये डायग्राम आपको याद कर लेना है और ये बना के आना है। जब भी रॉक से रिलेटेड पूछे तो आप ये रॉक साइकिल बना के आना, राइट। फिर सेडिमेंट्री एंड इग्नियस रॉक्स देमसेल्फ कैन टर्न इनटू मेटामॉर्फिक रॉक, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया। तो मतलब मुद्दे की बात ये है कि सारे रॉक एक दूसरे के टाइप में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। इग्नियस आपका डायरेक्ट मेटामॉर्फिक बन सकता है, इग्नियस आपका डायरेक्ट सेडिमेंट बन सकता है, सेडिमेंट आपका मेटामॉर्फिक बन सकता है, मेटामॉर्फिक भी आपका सेडिमेंट बन सकता है, राइट। तो इसलिए तो हम साइकिल बोल रहे हैं ना, एक साइकिल है ये। तो ये हमारा रॉक सिस्टम खत्म होता है। अब मैं आपको निमोनिक्स कुछ दे देता हूँ। अगर आपको मान के चलो रॉक का दोबारा सवाल आए तो कोशिश करना यहीं के यहीं याद कर लो। बाकी मैंने अप्रोच बता दिया है, ठीक है। जो सिग्निफिकेंस 3-4 जो कॉमन सिग्निफिकेंस है वो याद कर लेना, और उसके बाद ये निमोनिक्स अगर देख लोगे ना तो आपके हाथ में और कुछ पॉइंट्स रहेंगे विथ एग्जाम्पल्स। तो देखो ये पूछा था आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमरी रॉक। तो प्राइमरी रॉक क्या होता है आपका? इग्नियस रॉक। तो इग्नियस ओरिजिन से आपका निमोनिक है और इससे रिलेटेड जो इसके कैरेक्टरिस्टिक है। अब हमें जैसे 2-3 याद आएंगे एग्जाम हॉल में, लेकिन अगर आप ये याद रखोगे तो इसमें से अगर 4-5 भी याद कर लेते हो तो आपका आंसर कंपैरेटिवली अदर एस्पिरेंट्स के बेटर होगा, राइट। तो आई से आपका देख लो, आई से इंट्रूसिव एंड एक्सक्लूसिव टाइप, ये हमने देख लिया। डिटेल में आप एक्सप्लेन करने नहीं जा रहा है ना, क्योंकि ऑलरेडी हमने ऊपर पढ़ के आया। फिर आपका ग्रेन साइज वेरिएशन। तो इग्नियस में आपको देखा आपने कि जो एसिडिक का साइज होता है वो बड़ा होता है, क्यों? क्योंकि वो टाइम लेता है कूल डाउन होने में। और वही आपका जो बेसिक रॉक होता है, जो बसाल्टिक वाला होता है, उसका जो ग्रेन साइज होता है। तो ये आपको इसको एक्सप्लेन कर देना। फिर एन से नॉन लेयर्ड स्ट्रक्चर हमने देख लिया कि जो इग्नियस रॉक है इसमें लेयर नहीं होता है ना, नॉन स्ट्रेटिफाइड होते हैं। फिर ई से एसेंशियल मिनरल। तो आपको पता है कि जो इग्नियस रॉक है मेटालिक मिनरल में रिच होते हैं। उसके बाद फिर ओरिजिन फ्रॉम मैग्मा और लावा। तो देखो इग्नियो ये तो आराम से याद हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं। अब कुछ जो एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा, यू से यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो इग्नियस रॉक का जो कंपोजिशन होता है यूनिफॉर्म होता है। तो कहीं ना कहीं जो ये नॉन लेयर स्ट्रक्चर और ये दोनों पॉइंट कॉमन है, बस इसका वर्डिंग चेंज कर दिया है। तो मेंस में भी आपको ये काम करना है। अगर आप मेंस लिख रहे हो ना तो जरूरी नहीं है कि आपको हर एक पॉइंट यूनिक ही आए, लेकिन बोलते हैं ना कि एक ही बात को, जैसे जर्नलिस्ट क्या करते हैं, सेम बात को अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो अगर आपके पास पॉइंट्स कम पड़ रहे हैं तो ये तो इंश्योर करना ही है आपको कि 10 मार्क्स में अराउंड आपको 10 पॉइंट्स लिखने होते हैं, राइट। तो अब मान के चलो आपको 5-6 एग्जाम हॉल में ध्यान में आ रहा है तो अपनी वोकैबुलरी चेंज करो, सेम चीज़ को घुमा के दोबारा लिख दो, ठीक है। तो मेंस में ये सब ब्लफ करना होता है क्योंकि टाइम कम होता है और आपको पेपर तो कंप्लीट करके आना है। पेपर छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। 1-2 आंसर आपका एवरेज भी रहेगा तो वो चल सकता है, लेकिन अगर आप पेपर छोड़ के आते हो तो आप मेंस के गेम में मतलब ज़्यादा चांसेस है कि बाहर हो जाओगे, अनटिल अनलेस आपका हर आंसर हाई क्वालिटी का ना हो, राइट। वैसे ही फिर सॉलिडिफाई फॉर्म मोल्टेन स्टेट। तो वही चीज़ है, देखो यू को घुमा फिरा के यही वाला जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन था वो नॉन लेयर्ड स्ट्रक्चर को ही दूसरे वर्ड में लिख दिया। वैसे ही जो मैग्मा वाला था, ओरिजिन फ्रॉम मैग्मा और लावा, उसी पॉइंट को यहाँ पे उसका आगे का स्टेप लिख दिया, सॉलिडिफाई फ्रॉम मोल्टेन स्टेट, राइट। फिर ओपेक मिनरल प्रेजेंस, रेजिस्टेंस टू वेदरिंग, ये एक पॉइंट है ना, यूनिक पॉइंट। तो आपका जो इग्नियस रॉक होता है रेजिस्टेंस टू वेदरिंग होता है, क्यों? क्योंकि हार्ड होते हैं जनरली, राइट। देन इन ऑर्गेनिक ओरिजिन, वही बात है, फॉसिल्स मिलेंगे नहीं इसमें, ये तो हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं। तो ये सब पॉइंट आप जनरली याद रख सकते हो। इनऑर्गेनिक, रेजिस्टेंट टू वेदरिंग, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, नॉन लेयर्ड स्ट्रक्चर, ग्रेन साइज वेरिएशन, इंट्रूसिव एंड एक्सक्लूसिव टाइप। अगर अब से आता है तो आप आराम से लिख पाओगे, राइट। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं तो ये एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना। जैसे एसेंशियल मिनरल्स में क्वार्ट्ज, फेल्डस्पा, ठीक है, माइका। अब आगे देखते हैं। वैसे ही आपको देखना है, देखो यहाँ पे ये सारा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आप आराम से पढ़ लेना, वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा। सब चीज़ मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, राइट। फिर वही मल्टी डायमेंशनली सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइमरी रॉक, राइट। तो सॉलिड फाउंडेशन से आप याद रख सकते हो कि अगर इसका सिग्निफिकेंस पूछ रहा तो ऊपर हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक, अब देख रहे हैं सिग्निफिकेंस। तो आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें यही तो सवाल था ना कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइमरी रॉक्स।
तो अब हमने कैरेक्टरिस्टिक देख लिया, अब सिग्निफिकेंस देख लो। तो सिग्निफिकेंस भी वही बात है, घुमा फिरा के सेम चीज़ ही लिखेंगे, बस आपके लिखने के तरीके में चेंजेस आएंगे। तो जैसे हम देखते हैं कि इग्नियस रॉक का जब इरोजन होता है तो ब्लैक सॉइल में कन्वर्ट होता है, तो इट इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, राइट। सो सॉइल फर्टिलिटी इन्हांसमेंट। फिर ओर डिपॉजिट फॉर माइनिंग, तो आपको पता है कि माइनिंग सेक्टर के लिए भी काफ़ी ये वायबल होता है बिकॉज दे आर मिनरल रिच। फिर लैंडस्केप फॉर्मेशन एंड टूरिज्म, तो ये तो आप पॉइंट कॉमन है, कहीं भी डाल सकते हो, है ना, कि टूरिज्म प्रमोट कर रही है। कोई भी अगर लैंडफॉर्म होगी, कोई भी स्ट्रक्चर होगा, तो उसमें एक टूरिज्म कॉमन पॉइंट आता है। लेकिन ये तब लिखा करो जब आपके पास पॉइंट्स कम पड़ जाए, है ना, क्योंकि अगर जेनरिक सवाल पूछा तब तो आप लिख सकते हो इसको, लेकिन अगर आपको कुछ स्पेसिफिक इशू से रिलेटेड सवाल पूछा तो वहाँ पे आप टूरिज्म हर जगह नहीं फिट कर सकते, राइट। लेकिन अगर इन केस आपके पास पॉइंट्स कम पड़ते हैं तो टूरिज्म हर जगह आप लगा सकते हो। यूनिवर्सल पॉइंट है कि कोई भी अगर फिजिकल स्ट्रक्चर से मेरा सवाल आएगा तो उसमें एक पॉइंट मेरा लैंडस्केप और टूरिज्म तो रहेगा, राइट। तो जैसे जॉर्ड वाला आपका सवाल पूछा था तो वो आपका लैंडफॉर्म से रिलेटेड सवाल था, लेकिन उसी में उन्होंने बोल दिया, ये भी पूछ लिया था कि जो आपका जॉर्ड जहाँ पाया जाता है वहाँ पे पिक्चर्स क्यों लैंडस्केप होता है, राइट। तो ये आपसे यूपीएससी पूछ रहा है कि क्यों है भाई, पिक्चर्स क्यों है वहाँ पे। तो आपको अगर पता होता है जॉर्ड्स का फॉर्मेशन, आपको पता होता है कि कैसा दिखता है, तो आप चीज़ें घुमा फिरा के लिख देते हैं आराम से आंसर, राइट। तो ये भी हम करेंगे, जॉर्ड्स वाला क्वेश्चन लेंगे जब अभी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको लैंडफॉर्म डिटेल में करवाऊंगा, तो वहाँ पे आप देख लेना, राइट। वैसे ही देख लो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो भाई मिनरल्स मिल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। फिर ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, तो ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है इसकी। रेजिस्टेंस टू कोरोजन लिख सकते हो आप, राइट। फिर फाउंड स्टेबिलिटी फॉर कंस्ट्रक्शन, तो देखो अब ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट कहीं ना कहीं आपका रिलेटेड है, राइट। ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ और फाउंडेशन स्टेबिलिटी फॉर कंस्ट्रक्शन, तो कोई चीज़ अगर स्ट्रांग होगी, ड्यूरेबल होगी, तो अनडाउटेडली वो कंस्ट्रक्शन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फिजिबल होगी। फिर ओशन क्रस्ट फॉर्मेशन, तो आपका ओशन क्रस्ट भी फॉर्म करती है, जो मिड ओशनिक रीज आप देखते हो, है ना। तो आपको पता है कि जो हमारे लैंडमास है उस पर सिर्फ 7 to 12% आपके वॉल्केनो प्रेजेंट है, बाकी सब कहाँ हैं, ओशन में प्रेजेंट है, राइट। तो जो ओशियनिक क्रस्ट है उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इग्नियस रॉक का ओशियनिक क्रस्ट फॉर्मेशन में। तो ये दो आपको एक दो वैल्यू एडेड पॉइंट्स मिल जाते हैं। फिर वही नेचुरल ब्यूटी एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, ये हमने देख लिया। रिपीटेड पॉइंट टूरिज्म से रिलेटेड, राइट। तो वही बोल रहा है, इसमें से 5-6 पॉइंट भी आप याद कर लो, इससे ज़्यादा मत याद करना, क्योंकि आपको एट द एंड इतना ही लिखना होता है, राइट। वो भी आएगा तब, और नहीं आया तो अननेसरी आप 10 पॉइंट इग्नियस रॉक में ही याद करके जा रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, राइट। तो आप इसीलिए कोई भी टॉपिक हो वहाँ पे आपका 5 से 10 पॉइंट आपको पता होना चाहिए, आपके हाथ में होना चाहिए, रेडी टू यूज़ पॉइंट, और जो डेटा करेंट से आप अपडेट कर सकते हो, राइट। तो ये न्यूट्रिएंट सोर्स एंड इकोसिस्टम, ये सब आप देख लो। वैसे सेम सिमिलर सेकेंडरी रॉक में अगर पूछ लिया तो देखो, तो अब प्राइमरी रॉक पूछ चुका है, हो सकता है सेकेंडरी रॉक पूछ ले, तो सबसे पहले आपको सेकेंडरी रॉक पता होना चाहिए कि कौन किसको बोलते हैं हम, तो सेडिमेंट्री रॉक को हम सेकेंडरी रॉक बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें एक तो होता है आपका स्ट्रैटिफिकेशन, इसको सेकेंडरी से ही याद कर लेना, है ना। तो एस से स्ट्रैटिफिकेशन, तो आपको पता है सेडिमेंट्री रॉक लेयर में फॉर्म होता है। फिर इरोजन, तो क्योंकि इसमें जो लेयर होता है हार्ड और सॉफ्ट रॉक का होता है, तो जो सॉफ्ट वाला लेयर होता है वो इजिली इरोड कर जाता है। फिर सीमेंटेशन एंड कंपैक्शन, तो प्रोसेस हो ही रहा है ना, जब आपका इग्नियस रॉक इरोड होकर डिपॉजिट हो रहा है तो उसके बाद सीमेंटेशन और कंपैक्शन हो रहा है, तब जाके वो सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्म ले रहा है। फिर ऑर्गेनिक है, क्योंकि इसमें फॉजिल्स पाए जाते हैं, है ना, इट मेड अप ऑफ फॉजिल्स, प्लांट फॉजिल्स, एनिमल फॉजिल्स। फिर डेट्रिटल, तो डेट्रिटल मतलब डेट्रीवोरस, आप पढ़ के आते हो ना इन्वायरमेंट में, डेट्रीवोरस वोरस, तो उसी से नाम डिराइव है आपका डेट्रिटल। फिर एलुवियल, तो एलुवियल सॉइल भी आपका, एलुवियल सॉइल में आपको ज़्यादातर सेडिमेंट्री रॉक के कंपोनेंट देखने को मिलते हैं, राइट। तो एलुवियल सॉइल आपका मोस्टली किससे बना रहता है, सैंड सिल्ट क्ले से, राइट। उसमें भी ज़्यादा जो पोर्शन रहता है वो क्ले का रहता है, तभी इतना फर्टाइल होता है एलुवियल सॉइल। हालांकि इंडिया में जितने भी सॉइल है वो तो आपको पता ही है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस डेफिसिट मिलते हैं। फिर रेयरली क्रिस्टलाइन, तो ये ज़्यादा क्रिस्टलाइन नहीं होते हैं। और फिर यंग, तो क्योंकि ये इग्नियस के डिपॉजिट से बने हैं तो इनको यंग कंसिडर किया जाता है, राइट। तो वही घुमा फिरा के सिंपल पॉइंट्स है, आप सेकेंडरी न्यूमोनिक से याद रख सकते हो उसके कैरेक्टरिस्टिक। फिर वही इसका सिग्निफिकेंस देंगे, राइट। सो मल्टी डायमेंशनल सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी रॉक्स, तो इसमें भी एलिमेंट्स याद रख लो। तो एलिमेंट से इन्वायरमेंटल इंडिकेटर, तो सेडिमेंट्री रॉक का, तो वो सारे इग्नियस रॉक में जो सिग्निफिकेंस लिखा है ना वो इसमें भी आप लिख सकते हो, एक दो को छोड़ के बाकी सब इसमें भी लिख सकते हो। जैसे क्योंकि आपको सेडिमेंट्री रॉक में फॉजिल्स मिलते हैं, तो फॉजिल से हम क्या करते हैं, फॉजिल से हम इवोल्यूशन को स्टडी कर सकते हैं ना, रिसर्च पर्पस में यूज़ होता है। दूसरा चीज़, फॉजिल से आपका नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, राइट। तो ये आपका काफ़ी अच्छा एनर्जी का सोर्स है, तो यहाँ से आप एक पॉइंट डेराइव कर लोगे, राइट। इकोनॉमिक सोर्स है आपका अच्छा, तो इकोनॉमिक वाला कॉमन पॉइंट हो गया।
तो इसमें जो यूनिक चीज़ें हैं जो आपके इग्नियस रॉक में नहीं मिल रहा था, तो वो इसके एक नए पॉइंट बन जाएगा। तो जैसे इसमें फॉसिल्स मिल रहा है तो मैंने बता दिया रिसर्च पर्पस के लिए, इवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए। वैसे आपके फॉसिल्स मिल रहे हैं तो एनर्जी सेक्टर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा वायबल है, राइट। कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा सेडिमेंट्री यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये सॉफ्ट होते, इरोड हो जाते जल्दी, राइट। तो कंस्ट्रक्शन में आपके इग्नियस ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फिर टूरिज्म एंड एस्थेटिक वैल्यू, देखो यहाँ पे कॉमन आ गया, मैंने बोला यूनिवर्सल पॉइंट आप लिख सकते हो हर जगह। फिर नेचुरल एक्विफर्स का भी काम करते हैं। तो एक्विफर्स क्या होता है, आपके अंडरग्राउंड जो आपके वाटर स्टोरेज होते हैं, राइट, जो कि आपके वाटर ग्राउंड टेबल को आपके रिप्लेनिश करते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्विफर्स। उसके बाद सोर्स ऑफ फर्टिलाइजर, तो फर्टिलाइजर में भी सेडिमेंट्री रॉक्स का यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक आप ऑर्गेनिक मिनरल्स कंसिस्ट करते हैं, राइट, दे कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मिनरल्स। तो ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है। एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना, क्योंकि देखो जैसे इन्वायरमेंटल इंडिकेटर में तो एग्जाम्पल ये अंटार्कटिका बियोकन सुपर ग्रुप याद कर सकते हो। फिर फॉसिल्स में बर्गस शेल याद कर सकते हो, ठीक है, बर्गस शेल इन कनाडा। तो ये एग्जाम्पल आपको एज देगा टेस्ट में। तो ज्योग्राफी में 3 चीज़ हमेशा याद रख लेना, थंब रूल बना लो कि आंसर लिखना है तो हमारे 3 चीज़ हर आंसर में रहना ही चाहिए, ठीक है। एक आध दो आंसर में नहीं भी रहता, लेकिन हाँ मोस्टली आंसर में 90% आंसर में आपकी ये 3 चीज़ होने चाहिए। पहला है आपका डायग्राम, ठीक है, और ज्योग्राफी में आपको डायग्राम बनाना आसान होता है। दूसरा एग्जाम्पल, राइट, और तीसरा लोकेशन। ये 3 चीज़ मेंशन कर देते हो, बाकी आप जेनरिक पॉइंट भी लिख के आ रहे हो लेकिन उसमें एग्जाम्पल दे दे रहे हो, डायग्राम बना दे रहे हो, तो वो आपका एक अच्छा आंसर माना जाता है ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से, राइट। और खासकर जो ज्योग्राफिकल रिलेटेड कीवर्ड्स है वो तो यूज़ किया ही करो, राइट। तो ये आपको एक एज दे देता है बाकी आपके एस्पिरेंट के मुकाबले। तो कीवर्ड्स जो भी ज्योग्राफिकल रिलेटेड कीवर्ड्स है जो हम पढ़ते आते हैं, राइट, जैसे लिथिफिकेशन, सीमेंटेशन, कॉम्पैक्शन, ये हम देख रहे हैं ना, फॉलिएशन। तो इस टाइप के कीवर्ड्स अगर आप यूज़ करोगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करने में हेल्प मिलेगा। फिर वैसे ही आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक दे रखा है, राइट। तो मेटामॉर्फिक से निमोनिक बना दिया गया इसका। मिनरल अलाइनमेंट, एलिवेटेड प्रेशर, टेम्परेचर इंक्रीज, अल्टर्ड कॉम्पोजिशन। तो यहाँ पे जो भी आप ऊपर पढ़ के आ रहे हो रॉक साइकिल में, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिख सकते हो। आपको पता है मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन कब हो रहा है, जब आपके इग्नियस रॉक या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर, तो आपके कन्वर्ट हो रही है मेटामॉर्फिक रॉक में। एग्जांपल आपका नीच से शिस्ट हो रहा है अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। वैसे जो आपका शेल और क्ले है वो स्लेट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। वैसे ही आपका जो कॉटेजाइट है वो सैंडस्टोन है वो कॉटेजाइट में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। तो इस टाइप का जो एग्जाम्पल है आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे शिस्ट मैंने बताया, शिस्ट इज अ फॉलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक विद विजिबल मिनरल अलाइनमेंट। फिर एलिवेटेड प्रेशर में नीस बन रहा है आपका, है ना, ग्रेनाइट से बन रही है, ग्रेनाइट से। फिर टेम्परेचर इंक्रीज, हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग मेटामॉर्फिज्म कॉज रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ मिनरल्स विदाउट मेल्टिंग द रॉक। उसके बाद अल्टर्ड कॉम्पोजिशन, राइट। तो इसकी जो कॉम्पोजिशन है मिक्सचर होती है ना, तो इसलिए अल्टर्ड कॉम्पोजिशन होती है। मेटामॉर्फिज्म का मतलब ही होता है कि या चेंज इन फॉर्म, चेंज इन फॉर्म। तो एक बार इसका रूट वर्ड पकड़ लिया आपने तो आराम से इसको डिफाइन कर सकते हो। तो मेटामॉर्फिज्म कैन लीड टू अ केमिकल अल्टरेशन ऑफ द ओरिजिनल रॉक थ्रू फ्लूइड इंट्रैक्शन। और एग्जांपल इसमें स्लेट का एग्जांपल दे सकते हो, राइट। तो शेल से आपका स्लेट फॉर्म हो रहा है। फिर मेटासोमैटिज्म, इसका मतलब क्या होता है आपका, दिस इज अ प्रोसेस वेयर द केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ रॉक इज अल्टर्ड बाय फ्लूइड इन्फिल्ट्रेशन ड्यूरिंग मेटामॉर्फिज्म। सिंपल है, पढ़ोगे एक बार याद हो जाएगा। और अगर नहीं भी हो रहा है तो टेंशन लेने की बात नहीं है ना, मत लिखना ये पॉइंट। फिर प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन, हार्डनेस इंक्रीज, इनफॉर्म स्ट्रक्चर, कोर्स ग्रेन, राइट। तो आप इजीली रीड करके ये चीज़ें समझ सकते हो। तो देखो यार मेंस में एक एडवांटेज आपका ये रहता है ना, क्योंकि प्रीलिम्स में आपको एग्जैक्ट स्पेसिफिक डेटा पता होना चाहिए, तो इसलिए वहाँ पे मैं फैक्ट पे फोकस कर रहा था जब आपका प्रीलिम्स का क्लासेस ले रहा था। मेंस में अगर आपको एक दो डेटा याद नहीं होता है, एक दो फैक्ट याद नहीं भी होते जो कि कॉम्प्लेक्स है, तो उसके पीछे अपना दिमाग मत लगाओ कि मेरे को क्यों नहीं याद हो रहा है, ईगो पे मत लो। क्यों? क्योंकि मेन में आपको सब्जेक्टिविटी रहती है। ऐसा नहीं है कि कोई आंसर सही नहीं होता है, वो मैटर करता है एग्जामिनर पे, जो एग्जामिनर चेक कर रहा है उसको किसका आंसर पसंद आ रहा है। तो आपको बस जो करके आना है मेंस में, इंश्योर करना है कि आपका जो आंसर है वो प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में रहे, ठीक है, इजी टू रीड रहे एग्जामिनर के लिए, ताकि एग्जामिनर देखे कि हाँ क्वेश्चन पढ़े और वो एक बार में समझ जाए देख के कि हाँ इस बंदे ने इस पॉइंट को एड्रेस, जो भी क्वेश्चन में पूछा है, जो भी क्वेश्चन की डिमांड है उसको इस बंदे ने आंसर किया है, ठीक है। तो अगर वो एक बार देख लेगा ना कि आपने प्रॉपर सेग्रीगेट कर दिया है, डायग्राम बना दिया है, लोकेशन मार्क कर दिया है, तो आपका लाइन बाय लाइन तो आंसर भी रीड नहीं करेगा, आपको ऐसे ही दे देगा। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 4 से 5 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। तो कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल भी अगर लिख के आ जाएगा ना, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि यार वो मेरे से बहुत ज़्यादा अगर वो टेक्निकल लिख के आ जाएगा तो 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो हो सकता है उसका ज्योग्राफी बैकग्राउंड हो तो इसलिए वो टेक्निकल लिख देगा, नहीं तो जनरल पब्लिक तो आपके वही है ना कि 4 से 5 वाली रहेगी, जो अच्छे सीरियस एस्पिरेंट होंगे।
4 मार्क्स या 5 मार्क्स ही मिलते हैं। और जो एकदम लो एवरेज स्टैंडर्ड लिख के आ रहे हैं, जिनका आंसर समझ ही नहीं आ रहा है, या फिर एकदम पैराग्राफ में लिख के आ गया जीएस में, है ना, ऑप्शन में तो आप पैराग्राफ में लिखना पड़ता है या फिर एथिक्स के पेपर में, लेकिन अगर जीएस में अगर आप पैराग्राफ में लिख के आ रहे हो तो वो एग्जामिनर देख के उसका मूड खराब हो जाएगा। तो जहाँ पे उसको 4-5 देना था वो 1-2 दे के छोड़ देगा, और ज़्यादा दिमाग खराब हुआ तो 0 भी दे देगा। तो ये मत सोचना कि मेंस में 0 नहीं मिलते, 0 मेंस में ही मिलते हैं अगर आपने क्वेश्चन को सही से। अब मान चलो पूछा था प्राइमरी रॉक, अगर आपको यही नहीं पता होता कि प्राइमरी रॉक, इग्नियस रॉक को ही प्राइमरी रॉक बोलते हैं, और आप जनरल रॉक के बारे में लिख के आ जाते हैं, तो एग्जामिनर मार्क्स काट देता। वो एकदम बोलते हैं ना 100% इस्टेब्लिश्ड है कि वो काट देता मार्क्स, क्योंकि एग्जाम में पूछा था आपको इग्नियस रॉक के बारे में, आप लिख के आ रहे हो ऑल टाइप ऑफ रॉक्स के बारे में, रॉक के कैरेक्टरिस्टिक लिख के आ गए, रॉक के सिग्निफिकेंस लिख के आ गए, और बहुत ज़्यादा दिलदार होता तो 1-2 मार्क्स दे देता आपको। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। और जो ये आई होप आप लोग जो लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, अब आप आराम से लिख लोगे ये जो क्वेश्चन पूछ रखा है यूपीएससी में, ठीक है। ये 11th नंबर क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक एंड टाइप्स ऑफ प्राइमरी रॉक। अब पता लग गया, कैरेक्टरिस्टिक आपको पता लग गया, टाइप्स पता लग गया, इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव, एसिडिक, बेसिक, ठीक है, ये सब मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया इस लेक्चर में। तो अब आराम से इस आंसर को आप लिख सकते हो। तो ये अपने लिए होमवर्क ले लेना, राइट। बाकी मैंने करवा ही दिया, होमवर्क क्या ही है बस। लेकिन आप ये इंश्योर करना कि वीडियो को देखने के बाद आप एकदम, इसको मुश्किल से 7 मिनट लगेंगे आपको, 7 से 8 मिनट। तो वीडियो देखने के बाद, अभी वीडियो खत्म होता है तुरंत बैठ के इसको लिख दो, नहीं तो ये फिर रहेगा कि हाँ लिख लेंगे यार, अब तो समझ आ गया आराम से, तो नहीं लिखा जाएगा, राइट। तो साथ के साथ जो जो मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, वीडियो एंड होते ही आप उसको प्रैक्टिस करो, लिखो, और जहाँ डाउट आ रहा है आपको समझ आ ही जाएगा कि मेरे को लिखते समय क्या दिक्कत आ रहा है, विदाउट एनी हेल्प, राइट। तो इसी के साथ आज का लेक्चर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा ये सीरीज़, और अपना जो भी फीडबैक है आप कमेंट के थ्रू दे सकते हो। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, वही हमारे लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन है। सो थैंक यू फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।